हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गपशप पर। मेरा नाम है जितेश शर्मा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है युवाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। हम युवा हमेशा हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, सेव करें या अपनी पसंद की कोई चीज खरीदे, इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। और मार्केट के अंदर इतने प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस स्थिति के अंदर हमारी मदद करने के लिए आज हमारे साथ हैं वन ऑफ द फेमस रेपुटेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिस्टर भावेश दमानिया। मिस्टर भावेश दमनिया को आपने कई बार न्यूज आर्टिकल और टीवी चैनल्स में जरूर देखा होगा। ही इज वन ऑफ द फेमस reputed guest financial advisor at the CNBC news channel, and also he is a founder of the Wisdom Edge Investment Mumbai. So guys, let's do some gupshup and let's learn about some financial tips. Bhavesh Damania is an investment expert. He has gained proficiency in advising and managing financial assets over the last 2 decades. Holding senior positions with marquee banks, Bhavesh is a recognized player in mutual funds and personal finance. He is founder of the Wisdom Edge Investments. Bhavesh is a personal finance guest with CNBC Bazaar for their famous personal finance show, Money Managers. His articles in Outlook Money, Mint, Hindustan Times, and Navbharat were well received by investors. Bhavesh also writes blogs on personal finance and investing. हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गपशप पे। मेरा नाम है जितेश शर्मा। दोस्तों, मार्केट में जो उतार चढ़ाव है, उस स्थिति के अंदर हमारे युवा क्या खरीदे और कब बेचे, इस असमंजस में अपनी किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। और इस स्थिति से पर्दा हटाने के लिए आज हमारे साथ हैं वन ऑफ द रेप्यूटेड फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर भावेश दामनिया। मिस्टर भावेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन द गपशप। Thank you. Pleasure being here. सर आज का हमारा टॉपिक युवाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर है। सो बिफोर वी बिगिन आवर एपिसोड, मैं चाहता हूं कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। हाँ, सो जितेश, बेसिकली मैं एक्स बैंकर था। लगभग 10 साल बैंक में काम किया। मेजर टाइम आई स्पेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट, and about 13 and a half years back I started my own firm, which will help investors to make wise decision in investing and create wealth for themselves. And I'm happy to share that I've been able to fulfill a lot of dreams of our investors and give them happy experience. They had apprehension about equity, mutual funds, and all that, which fortunately, with my efforts, with my conversation with them, we'll be able to break that and build confidence about financial market assets, and which is basically equities, mutual fund, and all. So far so good, and I think I've been able to touch lives of a lot of investors. That's so great, sir. सर, आज के हमारे टॉपिक का बेसिक जो बेस है इसका इन्वेस्टमेंट। सो सर, एज एन इंडिविजुअल और एज एन इंडिविजुअल, लाइक आपके हिसाब से इस मॉडल के अंदर व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्चुअली? हमको एज एन इंडिविजुअल क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बिकॉज हमने आज के इतने ओल्ड टाइम ट्रेडिशंस हम ये देखते हुए हैं कि वी हैव टू कीप आवर मनी सेफ, वी नेवर ग्रो इट। सो आपके हिसाब से व्हाई इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी फॉर अस? तो बेसिकली हमारी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम था कि हमें बताया गया था सेविंग करनी है, हमें ये बताया नहीं गया कि सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करनी है। एक और चीज है इन्फ्लेशन, महंगाई जिसे हम कहते हैं हिंदी भाषा में, वो हमेशा बढ़ती रहती है। हम एक ग्रोइंग नेशन है। सो जो देश ग्रो करता है, डेवलपिंग कंट्री होता है, वहां पे इन्फ्लेशन हमेशा ज्यादा रहती है। तो महंगाई के हिसाब से अगर आपकी पैसे बढ़ते नहीं है, मतलब आपकी परचेसिंग पावर जो है वो कम हो जाती है इन फ्यूचर। सो फ्यूचर में परचेसिंग पावर को मेंटेन रखने के लिए आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स बनाने पड़ेंगे, जो बहुत हद तक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो हैं, जैसे कि इंश्योरेंस है, एफडीज है, बॉन्ड्स है, वो बहुत हद तक उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें एक नया पहलू देखना होगा, नया एवेन्यूज ढूंढने होंगे। तो हिस्ट्री कहती है कि रियल एस्टेट है, गोल्ड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, वो इन्फ्लेशन को बहुत अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं और एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। हमें हिस्ट्री ये दिखाती है। अभी रही बात इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, तो करना इसलिए होता है कि अगर आपके जो युवा हैं जो सोचते हैं कि 45 में रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायर हो गए
तो आपकी रेसिडुअल लाइफ जो है, जो आप जियोगे, सी जो पहले हमारे जमाने में क्या होता है कि 60 तक बंदा काम करता है, और उसके बाद अगर एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ देखें तो 75 की देखें तो 15 साल उससे रिटायर्ड लाइफ जीना है, विच इज 15 ईयर्स ऑफ नो इनकम लाइफ। 60 तक काम करेंगे और 15 साल और जिएंगे रिटायर्ड लाइफ में, जहां पे इनकम नहीं होगी। अब आज की युवा पीढ़ी बोलती है 40-45 में रिटायर होना है और जीना 75 तक ही है। तो 30 साल तक अगर आपको अपने कॉर्पस को, अपने मूडी को, अपने कैपिटल को संभालना है, उसे ग्रो करना है, जाके उससे आपको इनकम मिल सके अगले 30 साल तक रिटायरमेंट के बाद में, तो उसके लिए आपको इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट्स ही करने पड़ेंगे, वरना आपको शॉर्टफॉल होगा। दूसरा क्या था कि इन ओल्डन डेज इतने एवेन्यूज नहीं थे खर्चे के, अब तो खर्चे के एवेन्यूज इतने सारे हैं, एंड लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस आर ग्रोइंग लिप्स एंड बाउंड, एंड उसमें इन्फ्लेशन जो है वो 10% 15% होता है, ना कि 7-8% जो अपनी महंगाई हम गिनते हैं आलू सब्जी के भाव। सो therefore it is very important and very imperative for every young guy to consider investing in inflation beating assets. रियल एस्टेट में होता क्या है कि यू कैन बिल्ड assets with a small money, but in mutual fund you can build assets, create corpus step by SIP of 10,000 also, 15,000 also, 20,000 also. You can invest lump sum 5 lakh rupees also. So ये होता है इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज इम्पेरेटिव एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू कंसिडर इन्वेस्टिंग फ्रॉम अर्ली एज। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। सर, जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं, लाइक हमने जैसे इस टॉपिक के बारे में जैसे थोड़ा डीप डाउन स्टार्ट किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एज अ यंगस्टर्स हमारे दिमाग में पॉपअप करता है कि आइडियली हमको हमारी इनकम का कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट्स में डालना चाहिए। बिकॉज सर, हर बंदे के अलग अलग सिनेरियो रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं और मेरे दोस्त लोग हैं, वी आर अराउंड हमारी सैलरी का 30 to 40% हम हमारा लाइक यू कैन से ऑन होम लोन कह लीजिए, किसी का एजुकेशन लोन चल रहा है, समवन इज हैविंग देयर पर्सनल हाउस EMI, उसमें हमारा पैसा 30 to 40% चला जाता है। इन दैट केस ऑफ सिनेरियो सर, हम लोगों को ये वेट करना चाहिए कि हमारा पहला सारे लोन्स एंड EMI गेट क्लियरेड आउट और उसके बाद हमको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, या वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन विद द लोन्स? तो पहली बात तो यह है कि अगर आपने EMI लोन ले ली है तो यू हैव टू कंटिन्यू टू पे। देखो, मेरा ये समझना है कि आदमी को अपने आप पे खर्चा करने के लिए पैसे रखने चाहिए और खर्चा करना चाहिए। इफ यू आस्क मी, रियल एस्टेट मार्केट में रेंटल यील्ड जो है वो लगभग 3-4% के आसपास है, तो आपको लगभग 3-4% के खर्चे के ऊपर आपको एक मकान मिल सकता है रहने के लिए। तो मकान लेने की शायद सोचनी नहीं चाहिए एक आदमी को। दूसरी बात यह है कि आपका जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल है, आप लोग जॉब ज्यादा हॉप करते हो, तो अगर आप मान लीजिए आप बैंगलोर में अगर नौकरी कर रहे हो, शायद कल आपको नौकरी मिले हैदराबाद में, तो आप बैंगलोर का घर बेच के हैदराबाद का घर खरीद सकते नहीं हो। दिस इज नॉट वेरी लिक्विड असेट। तो अगर आप रेंटल पे रहो तो आपको योर एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑफ रिलोकेटिंग, चेंजिंग जॉब विल बिकम वेरी इजी। शायद बंदा बैंगलोर में घर लेके रहेगा तो शायद उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा नौकरी पे या पगार पे, कि चलो ठीक है यार, वहां जाऊंगा, हैदराबाद शिफ्ट करूंगा, ये घर बेचना पड़ेगा, यहाँ की होम लोन भरनी पड़ेगी, वहां के EMI भाड़ा भरना पड़ेगा, हैदराबाद में नया घर लूंगा भाड़े पे। तो सो दोस थिंग्स आर नॉट वारंटेड टिल द टाइम वन गेट्स मैरीज। द स्पाउस का वर्क क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, मोबिलिटी है कि नहीं है। आई थिंक दैट टाइम वन शुड डिसाइड टू purchase a house. Till then I think renting a house should be a good option, because rental yield भी बहुत कम है, एंड आपका जॉब जो है वो रिलोकेशन होता रहता है, जॉब ऑप करते हो बहुत हो आप लोग, सो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये हुआ। तो एंड सेकंड थिंग इज, whatever is saved or able to save should be invested immediately. Keeping money in the bank account or FDs and RDs won't be so remunerative unless there is some money which you keep as a person. If you do not have family support, then you can have some emergency fund और 4-5 लाख रुपया, और मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले लेना चाहिए बंदे को, because that's what dents the savings to a great extent in anyone's life.
ठीक है मिस्टर भावेश, आपने हमें बताया कि इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से हमारा जो भी हमारे पास युवाओं के पास सेविंग्स बचे हैं हमको वो पैसा इन्वेस्टमेंट पे लगा देना चाहिए। सर इन केस ऑफ सिनेरियो जब भी हम लोग अगर कोई बंदा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है तो सबके गोल्स अलग रहते हैं। किसी के शॉर्ट टर्म रहेंगे, किसी के मिड टर्म्स हो सकते हैं, किसी के लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल से मैं कह सकता हूँ कि सम पर्सन वांट कि मेरे को कुछ समय के अंदर मेरे को एक गाड़ी लेनी है। किसी का ये है कि मुझे कुछ समय के अंदर एक घर लेना है। बिकॉज वी आर इन द आईटी, वी गॉट हॉप अप अलॉट, हमारे ट्रांसफर्स वगैरह भी रहते हैं, तो उसने प्लानिंग की 10-15 साल 20 साल में मेरे को एक घर लेना है। एंड समवन इज लाइक ठीक है मैं रिटायर होके आई विल गेट रिटायर सून विद अ वेरी ग्रेट अमाउंट एंड देन आई विल लिव माई लाइफ। तो इन तीन इंडिविजुअल्स को एज एन इन तीनों माइंडसेट के डिफरेंट माइंडसेट के लोगों को मार्केट में किस थॉट प्रोसेस के साथ उतरना चाहिए और क्या मेंटेलिटी इनको रखनी चाहिए अगर इनके गोल्स ये हैं तो आपके हिसाब से? तो अब मैं समझता हूँ मार्केट मतलब आप ये कह रहे हो कि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक्स शेयर्स है और म्यूचुअल फंड है, राइट? जी सर। सो तो लेट्स डिफाइन व्हाट इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सो अप टू 3 इयर्स अगर कोई गोल है आपके, जैसे कहा आपने कि मुझे कार खरीदनी है 3 साल में या अगले 2 साल में, तो वो पैसे you should not invest in equity based mutual funds. You should go for a debt mutual fund or make FDs with the bank, Okay. right? Or there could be some tax efficient instruments in mutual fund, which are heavy on debt but lower on equity, which will give you less volatility. That is called short term. Anything about 3 to 4 years to about 5, 6 years, 7 years are called medium term, and anything above that, which is like 8 years, 10 years, 15 years, is long term. सो बिकॉज डेफिनेशन भी बहुत लोगों का अलग अलग होता है। युवाओं में तो 3 महीना लॉन्ग टर्म हो जाता है और 2 साल वेरी लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो वो नहीं है। लेट्स डिफाइन व्हाट इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एंड देन वी डिस्कस. So I discussed that, so up to 3-4 years time horizon, I think it is better to put money in FD, RD or a debt oriented mutual fund schemes. आपका टैक्स ब्रैकेट अगर ज्यादा मतलब टॉप टैक्स ब्रैकेट में अगर आते हैं तो आपको इक्विटी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम कंसिडर करना चाहिए. टैक्स पोस्ट टैक्स रिटर्न वुड बी बेटर. 4 to 7, 8 years, you can have an equity oriented mutual fund or an hybrid fund. And 10-year plus, 15-year plus, so you should definitely put money, into a mid cap oriented mutual fund, small cap oriented mutual fund, or a flexi cap oriented mutual fund easily. रिस्क प्रोफाइल की बात नहीं करी हमने, बात करी टाइम होराइजन की. रिस्क प्रोफाइल इज बेसिकली पर्सनल चॉइस और पर्सनल माइंडसेट. एक बंदे को अगर 5, 7, 10 years का होराइजन है तो उसे डेफिनेटली इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर करने चाहिए, ना कि प्योर डेट या एफडी या आरडी या वो सब चूज करना चाहिए. सो बेसिकली रिस्क प्रोफाइल भी बहुत ही मायने रखता है और इंडिविजुअल को खुद को भी सोचना पड़ेगा कि मुझे रिस्क लेने से फायदा होगा तो रिस्क लेना अच्छा है. रिस्क लेना अच्छा है. सर जैसे कि हमने बोला कि रिस्क के पॉइंट पे हम आए कि रिस्क की बात रहती है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में, वेरी बिग फैक्टर कि रिस्क का रहता है. सर जो भी हम लोग युवा लड़के हैं, जो भी हमारी युवा जनरेशन है, हम लोग इन चीजों में जब उतरने की कोशिश करते हैं, इनके बारे में पढ़ने की या सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनके हमारे पास बहुत विभिन्न प्रकार के ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं. जैसे भी आपने बताया म्यूचुअल फंड्स हैं, रियल एस्टेट्स हो गए, अपने क्रिप्टो भी आजकल काफी ज्यादा हाइप पे रहता है. ये सब विभिन्न प्रकार की चीजें आ गई हैं. इन सिचुएशन के बारे में सर अगर हम लोग मार्केट में जाए तो पीपल आर शोइंग कि हम लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, वी डोंट हैव एनी ट्रस्ट सोर्स जिससे हम लोग इन चीजों के बारे में पढ़ सके. सो आपके हिसाब से वो चीजें क्या रहेंगी जो एक युवा को एज ए इंडिविजुअल हमको उन रिसोर्सेज पे फॉलो करना चाहिए? हम लोगों को किधर से पता चले कि ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए रेड फ्लैग है, मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है, ये हम कैसे करें? और इन केस ऑफ सिनेरियो सर कि अगर समवन इज नॉट हैव अ लेवरेज ऑफ टाइम, वो पूरे दिन ऑक्यूपाइड रहता है एंड ही इज लाइक ठीक है मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ही इज वेंटिंग आउट कि आई विल गो विद सम थर्ड पार्टी जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करेगा. सो वो इन्वेस्टर्स उनके इन्वेस्टमेंट का कितना कॉस्टिंग रखते हैं, तो अगर आप ये थोड़ा बताएंगे हमारे ऑडियंस को तो. जितेश, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम प्रैक्टिस करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, बट शायद इन्वेस्टमेंट में कर नहीं पाते हैं. आप कारपेंटरी वर्क के लिए कारपेंटर को बुलाते हो, खुद नहीं करते हो, राइट?
डेंटल वर्क के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हो, खुद नहीं करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, कोई भी काम आप खुद नहीं करते हो, राइट, ना सीखते हो करने के लिए, यू आउटसोर्स इट, राइट। कोई काम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट के मामले में हम इतने इतने मतलब रेकलेस है या इतने कैजुअल हैं कि हम किसी की बात सुन लेते हैं, कोई भी आर्टिकल या कोई कमेंट है या कोई स्टोरी है या ट्वीट है या पोस्ट है, वो पढ़ के सुन के एक्शन ले लेते हैं। उसको हम जानते नहीं है, उसको हम पहचानते नहीं है, ना कभी मिले हैं ना कभी मिल पाएंगे। उसकी बात सुन के हम उसके एडवाइस पे, उसकी चॉइस पे, उसके व्यू पे हम अपना पैसा लगाते हैं, हार्ड अर्न मनी लगाते हैं। सो ये चीज थोड़ी अपवाद है कि हमें किसी को क्यों मानना है, किसी को क्यों सुनना है, क्या मैं जानता हूं। और दूसरी बात ये होती है कि हम उसको कितना जानते हैं, कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है। ही हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स यू, राइट। आपने देखा होगा तो अभी ट्विटर पे ये चल रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज बेचते हैं, 50,000 रुपया, 10,000 रुपया, 2 लाख 5 लाख के, और खुद ही ट्रेडिंग में लॉस करते हैं अपने। तो आप करोगे तो मालूम पड़ेगा। सो यू विल हैव टू, लाइक यू हैव अ जनरल प्रैक्टिशनर, अ डॉक्टर, राइट, हु यू गो टू एंड मतलब seek advice, speak, you have to have a investment advisor also. एक आपके पास सारथी होना चाहिए जो आपको गाइड करे। He may not have answer to everything like on crypto or real estate or gold or ये वो, but at least he will have some view. आपको थॉट्स को एंकर करना जरूरी होता है, वो उसके लिए आपको हमेशा हमेशा एक सारथी होना जरूरी है आपके पास। जितना जल्दी रखोगे अपने पास सारथी whom you can trust, or you can go by somebody's reference, build trust, that will be your person, go to person कि हम उससे बात करेंगे। तो एक बंदा होना चाहिए या बंदी होनी चाहिए जो आपको एडवाइस करे, आपको गाइड करे हमेशा। हाँ, हमेशा हमारा काम एक्चुअली हमेशा सही डिसीजन लेना, सही इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है। हमारा काम ये भी होता है कि गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से रोके। सो दोस थिंग्स आर देयर। और क्रिप्टो में मेरे थोड़े व्यू अलग हैं कि क्रिप्टो इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग सॉलिड, एनीथिंग कॉन्क्रीट, एंड नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट आल्सो। सो ये एंड इट हैज गॉट नो मनी वैल्यू। आप क्रिप्टो देखे कुछ माल सामान नहीं खरीद सकते, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। उसकी वैल्यू वही है जो प्राइस दिखती है आपको एक्सचेंजेस के ऊपर, जो कल शायद दुगनी हो जाए, कल शायद आप परसों आधी हो जाए, पर उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। कैन यू बाय समथिंग विद क्रिप्टो, अ गुड्स और सर्विस? विल यू गिव मी क्रिप्टो एंड आई विल गिव सर्विस टू यू? नो। सो वैसा होता है। तो एक होना चाहिए सारथी आपके पास जो आपको हमेशा उसको जाओ, गो टू पर्सन हो आपके लिए और आपके सही मार्गदर्शन कर सके। आपको उसका ट्रस्ट हासिल करना होगा, उसको आपका ट्रस्ट हासिल करना होगा। But never invest, never take any decision basis somebody's advice, your colleague, your friend, or influencer or somebody on Twitter and all that. He has no business to help you, boss. कोई किसी को हेल्प करता नहीं है फुकट में, वो अपना ही उल्लू सीधा करता है। आपको उससे बचना चाहिए। Correct, sir. That's very informative. सर, तो जैसे सर आपने बताया कि क्रिप्टो के बारे में भी आपने बताया कि इट्स जैसे एन एक्सेल शीट जिन पे नंबर्स वगैरह एंड ऑल भरते हैं। सर जैसे हमारी जेन जी जनरेशन, दे आर मोस्टली इनटू, यंग जनरेशन और जेन जी, दे आर मोस्ट इनटू क्विक मनी, कि पैसा जल्दी बन जाए, जल्दी वी ग्रो, जल्दी वी गेट वेल्दी एंड ऑल। सो सर मैंने हमेशा ये नोटिस किया, दिस न्यू जनरेशन दे आर लिटिल स्पॉइल्ड विद द ब्रांडिंग। वी बिलीव इन लग्जरी आइटम्स, की गाड़ी लेनी है तो वी वांट अ पोर्शा, ऑडी ऐसे। So in that case scenario मैंने देखा है कि लोगों का पैसा, they got on the good path, they make some money, they got good financial advisor sometime and they grow their money, but just once their उनका थोड़ा सा पैसा ग्रो होता है मार्केट में, they go out and they buy luxury thing item. सर हमारे युवाओं को आप ये बताएं कि वो कैसे आइडेंटिफाई करें उन प्रोडक्ट्स के लिए कि वो उनको रियली अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिकॉज दे बाय कि हाँ मेरा बिटकॉइन उठ गया है, मैं अभी आई एम वेरी रिच नाउ, आई विल गो बाय अ कार, but after some day the bitcoin or whatever things get crash out, they were like okay I cannot afford these things. So हमारे ऑडियंस के युवाओं को ये बताया कि उनको कैसे पता चले कि वो कोई भी चीज लेने जा रहे हैं, are they able to afford it or not? सी, आपके बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ी है और आपने गाड़ी खरीद ली, पोर्शे खरीद ली या कोई भी गाड़ी खरीद ली,
उसका मतलब ये हुआ कि आपकी बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो बढ़ी है, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है अब तक। आप प्रॉफिट बुक करोगे तो आपने मुनाफे से वो गाड़ी खरीदी है, विच मीन्स आपने अपने असेट का रिस्क भी कम कर दिया और अपने असेट क्रिएट कर दिया। अगर आपके खाली मुनाफा बढ़ा है, आपने बेचा नहीं है, तो आपने वो रिस्की असेट में इन्वेस्टमेंट रखा है आपका, और आपने लायबिलिटी खड़ी कर दी है गाड़ी खरीदने की लोन लेके, करेक्ट या अपनी दूसरी करेक्ट असेट्स को इन्वेस्ट करके गाड़ी खरीद ली है। तो ये तो बहुत डेडली होता है। नाउ देयर इज ऑलवेज अ फाइट इन आवर ह्यूमन माइंड ऑन नीड एंड वांट्स। ओके, नीड इज जरूरत, और वांट्स इज इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, पीयर प्रेशर, या ये खरीद रहा है तो मुझे खरीदना चाहिए। तो वन हैज टू बी माइंडफुल, इट्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट। आपका एडवाइजर आपको हेल्प कर सकता है, आपको होल्ड कर सकता है। मतलब ही कैन नॉट होल्ड यू बट ही कैन कन्विंस यू, बट ही कैन नॉट होल्ड यू कि करना ही नहीं है। पेरेंट्स कर नहीं पाते बच्चों को, तो एडवाइजर क्या कर पाएगा? तो कन्विंस कर सकता है। तो इन दैट केस ऑल्सो एन एडवाइजर कैन हेल्प यू, बट आपको ये ध्यान रखना है, एग्जामिन करना है कि मेरे पास जो मेरी नीड्स है वो मेरे पैसे से पूरी हो, मेरी वांट्स जो है उसके लिए मैं लायबिलिटी खड़ी ना करूं, कभी भी लोन ना लूं, लेवरेज ना करूं, और रिस्की फाइनेंशियल एसेट्स में, रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट ना करूं। आपको आपको ये समझना पड़ेगा युवाओं को कि आपके पास जो एडवांटेज है वो खाली एज है, which is of course a good advantage, and a good career, growing career, supposedly, hopefully। आपके पास जो नहीं है वो कैपिटल नहीं है। कैपिटल नहीं होने का मतलब है कि आपको रिस्क लेने का अधिकार नहीं है फिलहाल। अपनी नीड्स पूरी करो, वांट्स के पीछे मत भागो। एक मार्शमैलो थियरी है, गूगल में मैं व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ, वो आप अगर पढ़ो देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। इट्स कॉल्ड डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। हमें आज हमारी नीड्स पूरी करनी है, वांट्स को नहीं पूरा करना है, ताकि हम आगे जाके अपनी वांट्स को दुगना तिगने एक्स पूरा कर सके, 2-3x। अगर आप आज डेफर करते हो एक अच्छी कार खरीदने की, तो आप उसको डेफर करोगे 5 साल, तो शायद आप मर्सिडीज खरीद पाओगे, उससे बेहतर का खरीद पाओगे, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग दैट मनी टुडे एंड अलाउइंग योर मनी टू ग्रो कंपाउंड, बिल्डिंग योर सेविंग। और ये देखना है कि डेप्रिशिएटिंग एसेट क्या है और एप्रिशिएटिंग एसेट क्या है। तो कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, तो यू हैव to have the balance of having brand versus utility. So correct Volkswagen can also give you same stability, same experience, same क्या बोलते हैं technology, and Audi can also give you. Volkswagen will give you maybe half of the cost than than Audi or Mercedes. तो पहले you can start with Volkswagen, if not Maruti and Hyundai. So then you will be afford Audi and Mercedes after 7-10 years for sure. आज ले ली तो आपको शायद तकलीफ हो कि आपको शायद बेचना पड़े। जो बताया, आप नरेट किया एक अपने सवाल में, वो एक सिचुएशन आ सकती है आपकी कि आपको शायद वो भी बेचनी पड़े। सर ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारे युवा लोगों को कि अपनी अफोर्डेबिलिटी को उनको माइंड में रखना चाहिए कि क्या वो रियल में अफोर्ड कर सकते हैं। सर जैसे कि अभी हमारा इंडिया एज एन कंट्री, हम लोग यंग कंट्री के अंदर आते हैं, वी आर द ग्रोइंग कंट्री। हमारा मार्केट भी चेंज हो रहा है, एंड इन द वर्ल्ड आल्सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, एंड वी कैन से कि वी आर गुड डोमिनेटिंग इन द अदर कंट्रीज। हमारा बहुत, इंडिया इज परफॉर्मिंग वेल। सर आपके अकॉर्डिंग इंडिया का मार्केट नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, आपके विजन के हिसाब से इंडिया का मार्केट कैसा रहने पा रहा है? लाइक हाउ विल बी द मार्केट फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया? मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं बताता हूं मेरे क्लाइंट्स को भी, व्हेन आई डू इट इन माय सेमिनार आल्सो। अगर आपको विश्वास है अपना देश अच्छा करेगा, जो आपने सवाल में ही बोल दिया कि आप अपना देश अच्छा करेगा, तो जब देश अच्छा करता है तो क्या होता है? लोगों की आमदनी बढ़ती है, लोगों का कंजम्पशन बढ़ता है, राइट, परचेसिंग पावर बढ़ता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर होता है। तो इसका फायदा किसको होता है? सबको होता है, बट बिजनेसेस को फायदा ज्यादा होता है। बिजनेसेस मतलब कंपनीज को ज्यादा फायदा होता है। जो माल बनाएगी, सर्विस बनाएगी, वो वही तो बेचेगी ना, तो वो कंपनी आई होती है, राइट। तो अगर आपको भरोसा है कि अगर देश अच्छा करेगा, तो बिलीव यू मी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स अच्छा करेंगे ही करेंगे। और दूसरा चीज ये है कि इन्फ्लेशन, हमारा एक बॉल पार्क फिगर होता है, बैक ऑफ द कार्ड एनवेलप हम कैलकुलेशन करते हैं कि
जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमेशा देगा ही देगा लॉन्ग टर्म में। जीडीपी जितना बढ़ेगा उतना ही स्टॉक मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देयर कुड बी अ लैग इफेक्ट ऑफ 3 months, 6 months, 1 year, बट ये दोनों को मिलन होना ही होना है। जितना जीडीपी बढ़ेगा, जितना देश बढ़ेगा, उतना स्टॉक मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिकॉज स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनियां जो है जो लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, वही तो है ना। The stock index is basically sum total of listed companies. Listed companies are some those companies which are doing business in the your own country or doing export service business. जैसे IT company है, they have more exports than domestic sales. तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर देश में विश्वास है आपको, तो मैं कहता हूँ 2, 4, 5 साल नहीं, शायद 25-30 साल तक अपना देश बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर देश परफॉर्म अच्छा करेगा तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा। कुछ साल, कुछ महीने खराब करे, बट इट हैज टू कन्वर्ज। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। इट हैज नेवर हैपेंड दैट देश बढ़ रहा है और इक्विटी मार्केट घट रहा है। आज तक कभी हुआ नहीं है। ये होगा तो होगा 6-8 महीने, साल भरी के लिए होगा, बियॉन्ड, नॉट बियॉन्ड दैट। I Okay, hope so I it answered. was, yeah sir, very, actually this session was very informative for me also, because मैं भी इन चीजों को भी सीख रहा हूँ, so I am also learning a lot of things, then this is very new. So it was a very personal question, the last question that है, जो मेरा आपसे ऐसे था कि सर आपका खुद का पर्सनल फिलोसफी इंडिविजुअली आपका क्या रहता है इन्वेस्टमेंट का, लाइक व्हाट बेंचमार्क्स आप सेट करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल मेक अ सिनेरियो कि आपके पास 10 करोड़ रुपए, जो कि ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही कितने आपके पास ऑलरेडी है, तो तो क्यों सर आपके उन 10 करोड़ रुपए को आपको पोर्टिफाई करना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, तो आप अपने उन 10 करोड़ रुपए को किस तरह से स्लॉटिंग आउट करोगे कि भाई ठीक है, मैं इतना पैसा अपने रियल एस्टेट्स में रखूंगा, आई विल पुट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन स्टॉक्स, इतना म्यूचुअल फंड्स में रखूंगा। सो व्हाट विल योर फिलोसफी ऑन दैट इन्वेस्टमेंट, और सर इन दैट केस ऑफ सिनेरियो जो आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो, इसमें आप इन्फॉर्मेशन को कैसे इंक्लूड करके बीट करने का ट्राई करोगे। सो बेसिकली जितेश, मेरी पर्सनल फिलोसॉफी ये रहती है कि आई विल हैव वन हाउस विच इज फॉर माई कंजम्पशन, जहां मैं रहूंगा, one office which is for my consumption. Everything else will be in equity based mutual fund, because आज मेरी income है, so, and I'm able to save a lot of money from my income also, minusing expenditure, taxes and GST and all that. So मेरा पैसा जो है वो SIP के माध्यम से हर महीने इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में। और रही बात बेंचमार्किंग की, तो बेंचमार्किंग इज मतलब रिलेटिव टर्म। आई डाइवर्सिफाई माई पोर्टफोलियो विच आई डू फॉर माई क्लाइंट एज वेल, तो वो रिटर्न तो बन ही जाता है इन्फ्लेशन बीटिंग, इंडेक्स के ऊपर ही रिटर्न बन जाता है। और जरूरत नहीं है मेरे को, जैसे कि फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, तो मैं शॉर्ट टर्म कोई गोल रखता नहीं हूँ। ऑफ कोर्स 30-40 lakh rupees I keep in liquidity, in liquid fund, arbitrage fund and all that, but that's about it. I don't keep any money for short term objectives, because I am earning right now, I'll be earning for next, I'm 50 right now, I'll be earning for next 10 years for sure. I'm an entrepreneur, so I never retire. So next 10 years I don't, so 10 years के लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी till I retire. So this all goes into equity. Yeah, of course I did mention in my TV show also on CNBC about 4 years back that I like gold. So I feel that gold should do well for over next 2-3 years. तो थोड़ा पैसा 10% of your your income you can put in gold also. उसके अलावा I think like I slotted in the first question के 3 year is short term, तो 3-4 साल के लिए पैसा हो तो FD बना दीजिए, या debt oriented mutual fund ले लीजिए if you are in a higher tax bracket. And on anything above that, you can take hybrid fund or a pure equity fund, small cap, mid cap fund if the horizon is 10 year plus. तो वो करना चाहिए। I don't think so नहीं करना चाहिए। और उसमें भी ये कहूँगा, अगर आपको स्टॉक खरीदने आते हैं, if you are able to spend time in understanding, assessing stocks, analyzing companies, balance sheets and all that, then you should buy stocks, because mutual fund is also invest in stock. अगर आप में expertise है, emotional biasness नहीं है, कब लेना, कब बेचना, कितने में खरीदना, कितने में बेचना, कितना खरीदना, अगर आपको वो आता है, तो you should get into buying stocks only. If you don't, if you can't, please don't trust others. Put money in mutual fund. Let expert handle it, because वो वही करते हैं, उनका करियर उससे ही होता है, उनकी
आमदनी, रोजी रोटी, नाम, सम्मान सब उसी से आता है, तो दे डोंट goof up. There could be human error, where they end up buying a wrong stock at wrong price, but they are not going to make huge mistakes and spoil their career, or spoil the fund performance also. So trust mutual fund if you can't analyze the stock on your own. ओके सर, ये दिस सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है सर, जैसे आपने, एज पर वी नो अबाउट यू अ लॉट, वी चेक द लिंक्डइन एवरीथिंग सर, आपने इतने सारे इंटरव्यूज सीएनबीसीज में दिए हैं, यू हैंडल अ लॉट ऑफ बिग क्लाइंट्स जिनके आपने उनका पैसा आपने बहुत अच्छा उनको रिटर्न्स वगैरह प्रोवाइड किए। सर, हमारे युवा जो अभी इस बिल्कुल उस कंडीशन में कि लाइक दे आर ऑन द वेरी स्टार्ट ऑन द स्टेज, व्हाट विल द वन एडवाइस जो आप उनको देना चाहोगे एज एन इंडिविजुअल कि ठीक है, दिस इज द थिंग दैट एवरीवन मिसेस, बिकॉज आपका जो नेटवर्क है उसमें मैनी टाइप ऑफ पीपल सिट अराउंड विद यू, very rich people, some people who are very aspirant, someone are having something and you created your own company of the investment fund. तो हमारे युवाओं का एक first what will the one advice that you want to give them कि तुम ये चीज तो एटलीस्ट करो that can change their life. We want to take that experience from you, sir. Yeah, so everybody should start early. First of all, मैं डोंट डू प्रोकास्टिनेशन। अभी तो मैं पहले लैपटॉप खरीदूंगा, फिर मोबाइल खरीदूंगा, फिर कार खरीदूंगा, बाइक खरीदूंगा, फिर इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये मत करिए। स्टार्ट अर्ली, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ ऑफ योर सैलरी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एसआई थ्रू एसआईपी, लाइक आई मेंशन अर्लियर, 25%, 30% वो कर लीजिए। लोन्स मत लो शुरुआत के दिनों में। डोंट टेक लोन्स इफ इट इज नॉट नेसेसरी। लग्जरी के लिए लोन मत लीजिए। डोंट टेक कार लोन, डोंट टेक 4-व्हीलर लोन, वो मत लीजिए। अफोर्ड कर सकते हो तो खरीदिए, मे बी आफ्टर 2 years 3 years, बट डोंट टेक लोन। स्टार्ट अर्ली, and one advice I'll give to this generation people is that please do not rely on social media. There is a famous saying, if service is free then you are the product. ये आपको गुमराह ज्यादा कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज ज्यादा कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी शायद नहीं दे पाएंगे, बिकॉज वो जानते नहीं है, वो पहचानते नहीं है आपको, उसका आपके प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। They can create one more ID and can again come back on social media. You just can't ban them. Anonymity तो रहती है ना सोशल मीडिया में, तो वो कैसे करोगे? अगर मुझे बैन कर दिया तो I'll come up in Twitter or social media once again with some different name, different ID. तो उनसे थोड़ा दूर रहिए। You should be able to figure out सही इंफॉर्मेशन क्या है, गलत इंफॉर्मेशन क्या है, उतनी नॉलेज उसकी विषय में आपको होनी चाहिए। और एक एडवाइजर रखिए अपने साथ में, एक साथी रखिए अपने साथ में। दे शुड बी एबल टू नेविगेट थिंग्स फॉर यू, मेक थिंग्स इजी फॉर यू, अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। और आई नो एवरीथिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए यंगस्टर्स में। आई एम लर्नर, आई एम बिगिनर, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू ग्रो। द एटीट्यूड शुड बी लाइक दिस, आई नो एवरीथिंग, माय फ्रेंड इज रिच। एक और चीज बताता हूं मैं आपको हमेशा नोबडी विल शेयर their failures to you. ये दुनिया ऐसी है। So people share only their successes. So don't get swayed by what they tell you as the success. Failures भी होते हैं, वो हाइड कर देते हैं आपको, तो आपको लगता है कि सक्सेसफुल है और ये मुझसे अच्छा है, इज अ गुड इन्वेस्टर। ऐसा नहीं होता है। Everybody who is on his own is not a good investor. I would say he is a miserable investor if he's not been guided or is not disciplined. तो बी डिसिप्लिन, स्टार्ट अर्ली इज व्हाट आई वुड। खर्चे कम करिए। मार्शमेलो थियरी जो है वो देख लीजिए एक बार गूगल पे। Hey, so thank you, Mr. Bhavesh, for coming on our show. The session was very informative for us, and I hope we got a lot of key points from it. Thank you very much, sir. Yes, thank you so much for inviting me also. I hope your audience, especially the younger ones, have takeaways and have some learnings from this, and they become wise investor. Thank you so much. Thank you, sir. Have a great day, sir. Yeah, bye. दोस्तों, आज के हमारी इस एपिसोड में मिस्टर भावेश ने हमें कई प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइसेस एंड फाइनेंशियल टिप्स प्रोवाइड करी हैं। तो इस पूरे इंटरव्यू का मैं आपको की पॉइंट्स देना चाहूंगा। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से टू अस कि वी हैव टू बी कंसिस्टेंट विद आवर इन्वेस्टमेंट। सेकंड थिंग, we got the early age privilege, so we should start early.
वी शुड बी सिंसियर विद आवर इन्वेस्टमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिस्टर भावेश ने बताई, वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन आवर नीड्स एंड आवर वांट्स। और अगर कोई भी चीज हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, वी शुड डेफिनेटली गेट अ फाइनेंशियल एडवाइजर हु कैन हेल्प अस आउट, हु कैन मेक अस ग्रो। तो गाइज, अगर आपको इस एपिसोड में कोई भी चीज और इस टॉपिक के बारे में जानना हो, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चन जरूर लिखिए। सो गाइज, मिलते हैं जल्दी ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द गपशप। सी यू सून, हैव अ ग्रेट डे, बाय।